जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं काव्य शास्त्र में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए करवाए जाते हैं इस क्लास में। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है तो मात्र 150 रुपए की पीडीएफ अभी आपके लिए मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है, गद्य साहित्य पद्य साहित्य की 1300 रुपए में दोनों बुक आप सभी के लिए उपलब्ध है, जिसमें आपका पूरा हिंदी साहित्य जो है मिल जाएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ मंगवाना है तो ये अभी आपके लिए 100 रुपए में मिल जाएगी। तो जिनके लिए पीडीएफ बुक मंगवाना है तो आप संपर्क अवश्य कर लीजिएगा। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बगन में बागन में बगरू बसंत है पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा, बताइएगा। 19 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से, इन सभी से, इनमें से आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। शिल्पा जी, विनीत जी, कौन सा विकल्प यहाँ पर जतन जी सही आंसर होगा। ये पद्माकर जी की पंक्तियां मानी जाती है और इसमें लक्षणा शब्द शक्ति जो है होगी। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर सॉरी ए नहीं, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है। 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, यहाँ पर दोहा दिया गया कि आधा पात बबूल का तामे तनिक विसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। इस दोहे में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है, हास्य रस है। रस आप सभी लोग यहाँ पर चयन करेंगे, कौन सा रस होगा इस काव्य में, सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और 420 में आप सभी का सही आंसर हास्य रस होगा। इसमें हास्य रस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अपर्याप्त दोहे में हास्य रस से किसी वस्तु व्यक्ति का विचित्र आकार, असंगत वेशभूषा, बातचीत, चेष्टाएं तथा अथवा ऊटपटांग हरकतों को देखकर जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस बोलते हैं। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है, बताइएगा। शांत रस, करुण रस, भयानक रस, अद्भुत रस। 21 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शांत रस। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, शांत रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया इन्होंने। जहां तक नाट्य प्रयोज्य रसों का प्रश्न है तो वह रस है श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, हास्य, विवश और अद्भुत रस है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दिया गया है मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलकै, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, बताइएगा। चंचल जी, माधुरी जी, शब्द शक्ति बताना है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, व्यंजना शब्द शक्ति आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 23 दिया गया है। 23 में आप सभी के लिए बताना है कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, मात मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। अपरुक्त काव्यांश में काव्य गुण का नाम बताने, कौन सा काव्य गुण होगा यहाँ पर। प्रसाद होगा, ओज होगा, माधुर्य होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 23 में आप सभी का सही आंसर क्या है ये चयन करना है। इसमें आपके लिए काव्य गुण बताना है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, मात मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैंने बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। यहाँ पर माधुर्य गुण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। माधुर्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। माधुर्य का अर्थ है मधुरता या मिठास। जब काव्य में जब कोमल वर्णों या अक्षरों का प्रयोग सुरुचिपूर्ण ढंग से होता है तो कविता में माधुर्य गुण आता है। काव्य का वह गुण जो चित्त को द्रवित और आनंद विभोर कर दे माधुर्य गुण कहलाता है। नाकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, इस उक्ति के लेखक कौन हैं, बताइएगा। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अंकिता जी, कीर्ति जी,
भामय दंडी उद्भट रुद्रट नाकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिताम मुखम। यहाँ पर भामय आपका यहाँ पर सही आंसर। उस उक्ति के लेखक कौन है? भामय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं भामय, और काव्य अलंकार इनकी रचना भी मानी जाती है। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है बताइएगा? ओज, प्रसाद, माधुर्य या ये सभी लोग चयन करेंगे। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 25 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ओज आपका यहाँ पर सही आंसर है। ओज जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वीर रस प्रधान रचना में ओज गुण, माधुर्य गुण, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस और प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 26 दिया गया है। जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराएं जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? रस, अलंकार, ध्वनि या इनमें से कोई नहीं? अतेंद्र जी, अंशु जी, क्या होगा सही आंसर? जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराएं उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, तो यहाँ पर काव्य शास्त्र के अनुसार कौन सा लक्षण है? तो किसका लक्षण है ये? ध्वनि आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? आनंद वर्धन, आचार्य कुंतक, अभिनव गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं? एमएस वर्मा जी, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? ध्वनि संप्रदाय जो है इसको व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? तो अभिनव गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर। देखिए, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय अभिनव गुप्त को जाता है। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नामक ग्रंथ लिखा है। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो आनंद वर्धन माने जाते हैं। संकलन त्रय में कौन नहीं है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। संकलन त्रय में क्या नहीं है? स्थान, काल, वस्तु, कथानक। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 28 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, कथानक। कथानक जो है, कथानक संकलन त्रय के अंतर्गत नहीं आता है। संकलन त्रय के अंतर्गत वस्तु यानी कि कार्य, स्थान, काल यानी कि समय ये आती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 29 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? कार्य, पताका, प्रकरी या फिर विषादांत? चयन करिएगा रविंद्र जी, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है? 29वां क्वेश्चन दिया गया है, अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं बता रहे तो विषादांत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विषादांत अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। नाटक में फलस्वरूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाले अनेक अवान्तर घटनाएं अर्थ प्रकृतियां कहलाती। इनकी संख्या अगर पूछा जाए तो 5 होती अर्थ प्रकृतियां, 5: बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 30वां क्वेश्चन है, इनमें से नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? सात्विक, कैशिकी, आरवटी या फिर भारती? 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। और 30 में आप सभी का यहाँ पर सात्विक सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सात्विक आपका सही आंसर है, नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि सात्विक एक जो है अनुभाव है और इनकी संख्या 8 होती है। स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवरणता और प्रलय। कैशिकी, आरवटी, भारती, सातवती, यही 4 नाट्य वृत्तियां जिस पर नाट्य की प्रसिद्धि होती है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 31, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? अनुकूल हैं, दक्षिण हैं, सट हैं या फिर धृष्ट हैं? आरती जी,
क्या होगा आप सभी का सही आंसर? 31 में आप सभी के लिए यहां पर चयन करना है। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? तो दक्षिण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। दक्षिण आपका यहाँ पर सही आंसर है। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक 4 प्रकार के होते हैं, दक्षिण, अनुकूल, सट और दृष्ट जो है ये 4 प्रकार के नायक होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 32वां क्वेश्चन है, कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है प्रवेशक, चूलिका, नियताप्ति या विस्कंबक। नहीं आप सभी के लिए यहां पर चयन करना है, अर्थोपक्षेपक नहीं है। 32वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और सही आंसर है नेताप्ति। नेताप्ति आपका यहां पर सही आंसर। अर्थोपक्षेपक की संख्या 5 मानी जाती है, जिसमें प्रवेशक, चूलिका, विस्कंबक, अंकाश और अंकावतार, ये जो है 5 है। अर्थोपक्षेपक की संख्या कितनी है? 5 मानी जाती है। और जब नेताप्ति कार्यावस्था के अंतर्गत आती है, जबकि जो नेताप्ति है कार्यावस्था के अंतर्गत आती है, कार्यावस्था भी 5 की संख्या 5 है, जिसमें प्रारंभ, प्रत्न, प्रत्याशा, नेताप्ति और फलागम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से धीरोद्धत नायक है। नायक कौन है इनमें से बताएं? धीरोद्धत नायक युधिष्ठिर है, दुष्यंत है, माधव है, भीमसेन है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 33 दिया गया है और 33 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। धीरोद्धत नायक कौन है इनमें से बताना है, तो भीमसेन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। भीमसेन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। नायक भी 4 प्रकार के होते हैं, धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। ये जो है 4 प्रकार के नायक होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? 34 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है वर्ड्सवर्थ या फिर टेनिसन, शैली या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। 34 में आप सभी बताइए। तनुजे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये अर्नोल्ड ने कहा है। मैथ्यू अर्नोल्ड जो है उन्होंने ही कहा है। और इस कथन या काव्य लक्षण में उत्तम काव्य की विशेषता प्रकट हुई है। इसके और इनके द्वारा रचित ग्रंथ द फंक्शन ऑफ ए क्रिटिसिज्म द प्रेजेंट टाइम इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। सुरति से आशय क्या है? उन्माद, विरक्ति, ध्यान या फिर आनंद का अनुभव। सुरति से आशय आप सभी के लिए यहाँ पर 35 में चयन करना है। बताइएगा, सुरति से आशय है आनंद का अनुभव। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुरति से आशय है आनंद का अनुभव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व बताना है। अभिनेता है, कथा वस्तु है, रस्य है, उपर्युक्त सभी है। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व आप सभी के लिए बताना है इनमें से, तो उपर्युक्त सभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से अभिनेता, कथा वस्तु, रस, अभिनय सभी नाटक के तत्व। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। नाट्यशास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 37 दिया गया है, किस विद्वान इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोल्लट या अभिनव गुप्त। इनमें से बताइएगा किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और भट्टलोल्लट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। भट्टलोल्लट का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। भरत मुनि के रससूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं। इनका दार्शनिक मत जो है मीमांसा दर्शन है और इनका सिद्धांत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद माना जाता है। इनमें से किन के अनुसार 73 अलंकार हैं? 38 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर? इनमें से किसके 73 किसके अनुसार 73 अलंकार है? तो 38 में रुद्रट के अनुसार अलंकार जो है 73 है, जबकि दंडी के अनुसार 72 और भामह ने 3 अलंकार माने हैं।
साधारणीकरण की सही व्याख्या आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। जब कोई भी पाठक किसी साधारण वाक्य, साधारण नाटक का रसास्वादन करे तब वह प्रक्रिया साधारणीकरण कहलाती है। या जब कोई पाठक किसी कृति को पढ़ते समय स्वयं का साधारण ही समझे तो यह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है। या जब कोई पाठक या श्रोता किसी असाधारण व्यक्ति की तुलना या मूल्यांकन साधारण व्यक्ति को लेकर करता है तब उसे साधारणीकरण कहते हैं। या फिर साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कभी निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। तो डी वाला ही विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। साधारणीकरण की सही व्याख्या डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 40वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? बताइएगा, श्रृंगार, वीर, करुण या फिर अद्भुत। 40 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। वह रस आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और 40 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वंदना जी, हसन जी। विकल्प नंबर क्या है सही आंसर? रिया जी। अद्भुत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प, अद्भुत आपका सही आंसर है। देखिए, भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से। भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी जाती है। इसका प्रयोग भरतों यानी कि नटों के द्वारा होने से भारतीय नाम पड़ा है। यह सभी रसों में काम करती है परंतु मुख्यतः इसका संबंध करुण और अद्भुत रस से माना है। तो आयोग ने जो है अद्भुत रस माना है। बिंब का काम है, बिंब का क्या काम है? काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंद मुक्त करना या उपयुक्त सभी। 41 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है बिंब का काम है। क्या काम है बिंब का? चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पाठक जी, बिंब का काम है काव्य को सजीव बनाना। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतीय काव्य शास्त्र में बिंब को काव्य क्रिया कल्प विधि का अनिवार्य अंग कहा गया है। यह शब्दों द्वारा प्रस्तुत इंद्रिय चित्र है जो मानवीय भावना प्रेरित रूपात्मकता को अपने में स्थान देता है। सही क्रम यहाँ पर आप सभी के लिए बताने, सही अनुक्रम कौन सा होगा? 42 में ये महत्वपूर्ण ग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं। 42 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है कौन सा विकल्प सही आंसर है, जिसमें काव्यानुशासन है, साहित्य दर्पण है, रसमंजरी है और यहाँ पर रसगंगाधर भी है। तो आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प सही आंसर है, काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी और रसगंगाधर। बी वाला विकल्प सही आंसर है। देखिएगा, काव्यानुशासन 12वीं 13वीं सदी के मध्य का ग्रंथ है, साहित्य दर्पण 14वीं सदी और रसमंजरी 1300 ईस्वी और रसगंगाधर जो है 17वीं सदी। अगला क्वेश्चन है 10 रूपकम के लेखक कौन है? 43 में आपके लिए यहाँ पर बताना, धनिक है, धनंजय है, मम्मट है, विश्वनाथ है। इनमें से चयन करिएगा। 10 रूपकम के लेखक कौन माने जाते हैं? 43वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 43 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है धनंजय का ग्रंथ माना जाता है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। कल्पना जी, धनंजय का ग्रंथ माना जाता है। धनंजय रचित 10 रूपक की टीका अवलोक के रचयिता धनिक हैं। मम्मट ने काव्य प्रकाश, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथों की रचना की है। 444 में चयन करना है रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और बोझकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? भट्ट, लोल्लट, भट्टनायक, श्री शंकुक, अभिनव गुप्त ने। 44 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और बोझकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो 44 में भट्टनायक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भट्टनायक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 दिया गया है। 45 में बताने की तददोषौ शब्दार्थौ संगुणा वन अलंकृति पुनः क्यापी किसका लक्षण काव्य लक्षण है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। जयदेव, दंडी, मम्मट या फिर हेमचंद्र। तददोषौ शब्दार्थौ संगुणा वन अलंकृति क्यापी पुनः क्यापी किनका काव्य लक्षण है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो मम्मट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मम्मट आपका यहाँ पर सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है रसऊ बे सहा को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, या फिर आचार्य अभिनव गुप्त, या फिर आचार्य भट्टनायक। रसऊ बे रसह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? तो आपका यहाँ पर 46 में सही आंसर आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस ब्रस उल्टी कत नवीन उपर्युक्त पंक्तियां किन की उक्ति मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 47 में सही आंसर बताना। केशवदास, ब्रज नाथदास, भिखारीदास, देवकवि, ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बताइएगा। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस ब्रस उल्टी कत नवीन ये की देव कवि की पंक्तियां उक्ति मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। काव्य रसायन इन्हीं का ग्रंथ माना जाता है। कविता में अभिधा को महत्व देते हुए एक पंक्ति काव्य रसायन से ली गई हैं। भावविलास, भवानी विलास, रसविलास, अष्टयाम इत्यादि रचनाएं देवकवि जी की है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं बताइएगा? 5, 6, 7 या फिर 8 भेद माने हैं। 48 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर शाबन जी सही आंसर होगा? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 6 भेद माने हैं। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। 6 भेद कौन कौन से हैं? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ इन्हीं का माना जाता है। किनका? कुंतक। अगला क्वेश्चन रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार है, काव्यादर्श है, काव्य दर्पण है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। 49 में चयन करना है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? गायत्री जी, डीके जी, सूरज जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति आपका सही आंसर है। और वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में सूत्रों की संख्या अगर पूछा जाए तो 319 है और यह ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। और वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है, जो कि ये क्वेश्चन आता है। मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं बताइएगा? किस संप्रदाय के आचार्य पूछा है? औचित्य, अलंकार, ध्वनि या फिर रीति। 50वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? चयन करिएगा। 50 में 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। और ध्वनि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बताया है कि ध्वनि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। अन्य ध्वनिवादी संप्रदाय के आचार्य कौन से? आनंदवर्धन, रोयक, अभिनवगुप्त, जगन्नाथ है। जबकि भामह दंडी, उद्भट, रुद्रट, जयदेव अलंकारवादी आचार्य हैं। वामन रीतिवादी और क्षेमेंद्र औचित्यवादी आचार्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 51वां क्वेश्चन है कि बिंदु में ती तुम सिंधु अनंत, एक स्वर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत पंत। इस उद्धरण में काव्य गुण कौन सा है? ओज, प्रसाद, माधुर्य या इनमें से कोई नहीं। 51वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और काव्य गुण बताने आप सभी के लिए। तो यहाँ पर प्रसाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला जो विकल्प है प्रसाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उपर्युक्त उद्धरण में प्रसाद काव्य गुण है। जिस प्रकार सूखी ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है वह प्रसाद गुण युक्त कहलाती है। जैसे सखी वे मुझसे कहकर जाती, कहे तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। ये जो है ये माना जाता है प्रसाद गुण युक्त ये पंक्तियां दी गई हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 52वां क्वेश्चन, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति प्रधान है। यह मान्यता किसकी है? 52 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। आचार्य भामह, आचार्य भट्टनायक, आचार्य कुंतक, आचार्य दंडी, ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति प्राधान्य है, प्रधान है। यह
मान्यता किन की मानी जाती है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भट्ट नायक, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। भट्ट नायक जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। भट्ट नायक ने रस्तोत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य को 3 शक्तियों की कल्पना की है, अविद्या, भावकत्व और बोचकत्व। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन से हैं? 53 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। भामय है, क्षेमेंद्र है, भट्ट तौत है, भट्ट लुल्लट है। क्वेश्चन नंबर 53 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन से हैं? 53 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्षेमेंद्र, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। आचार्य क्षेमेंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं तथा ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? अभिनव गुप्त है, पाणिनि है, भरत मुनि है, भट्ट लोल्लट है। दिनेश जी क्या होगा आप सभी का यहाँ पर? राधा जी सही आंसर। चंगन में बताने रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो आप सभी का यहाँ पर भट्ट लोल्लट आपका यहाँ पर सही आंसर है। भट्ट लोल्लट जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, भट्ट लोल्लट जिन्होंने भी चयन किया सही आंसर होगा। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन माने जाते हैं? मम्मट की रचना है, दंडी की रचना, विश्वनाथ, राजशेखर। ये 4 विकल्प, इनमें से बताइए काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। पुष्पा जी तो मम्मट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। काव्य प्रकाश की रचनाकार मम्मट है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ, काव्यादर्श 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा दंडी की रचनाएं। काव्य मीमांसा, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी आदि जो है राजशेखर की रचनाएं ये मानी जाती हैं, पूछी जाती हैं रचनाएं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 56 दिया गया है। दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य? अलंकारवादी, रसवादी, रीतिवादी, ध्वनिवादी। 56 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है दंडी किस प्रकार के आचार्य माने जाते हैं, इनमें से चयन करिएगा। और 56 में सही आंसर होगा ये अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वामन जो है आनंदवर्धन ध्वनिवादी, वामन रीतिवादी, भरत रसवादी आचार्य माने जाते हैं। किस आचार्य ने गुणों को रसाश्रित माना है? बताइएगा। भामय ने, दंडी ने, रुद्रट ने, आनंदवर्धन ने। 57वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 57 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? किस आचार्य ने गुणों को रसाश्रित माना है? हाँ सीताराम जी तो आनंदवर्धन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आनंदवर्धन जिन्होंने भी चयन किया है आनंदवर्धन ने गुणों को रसाश्रित माना है। ध्वनिवादी आचार्य है, ध्वन्यालोक इनकी रचना मानी जाती है। नाट्य शास्त्र के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 58वां क्वेश्चन है। 8, 9, 10, 11 इनमें से चयन करना है। दीपक जी क्या होगा सही आंसर? गीता जी नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 8 आपका यहाँ पर सही आंसर है। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। नाट्य शास्त्र इनका ग्रंथ है और नाट्य शास्त्र के 6ठ और 7वें अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम बताइएगा। 10 रूपक है, साहित्य दर्पण है, नाट्य शास्त्र है या नाट्य लक्षण रत्न कोश है। तो अब भी पढ़ापन नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि जी जो है उन्हीं के द्वारा लिखित एक ग्रंथ माना जाता है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस ग्रंथ में 36 अध्याय और लगभग 5000 श्लोक होंगे इसमें। और आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। और 10 रूपक धनंजय की रचना है। साहित्य दर्पण की रचयिता विश्वनाथ माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 60 दिया गया है। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? 60 में चयन करना है। बताइएगा। तात्पर्य, लक्षणा, अभिधा या फिर काव्यांग। रजनी जी बताइएगा, चयन करिएगा। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो काव्यांग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। काव्यांग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
इन्होंने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्यांग यानी कि काव्य हेतु स्वीकार किया है। लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगिनी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जगन्नाथ, आचार्य भट्टनायक, आचार्य अभिनव गुप्त ने। 61 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये पूछा गया। 61वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और भट्टनायक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आचार्य भट्टनायक ने। आचार्य भट्टनायक के अनुसार विभावादि का साधारणीकरण होता है, जबकि अभिनव गुप्त ने सहृदय का साधारणीकरण माना है। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है वह आपके लिए बताना है। गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य है, अलंकार ब्राह शोभा मात्र। गुण रस के उत्कर्षक और काव्य की शोभा कारक तत्व है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। माधुर्य प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। 62 में काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है वह इसी वाला विकल्प सही आंसर है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता, ये कथन जो है सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्योंकि काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 63वां क्वेश्चन है। सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी होती है? 63 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए 3, 4, 5, 6 इनमें से बताना है कि सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी होती है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 5 होती है। कितनी होती है? 5 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देखिएगा यहाँ पर विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकाश और अंकावतार। विस्कंभक बीती या भावी घटना की सूचना देने वाले को विस्कंभक कहते हैं। प्रवेशक इसके अंतर्गत भी सूचना विस्कंभक की भांति दी जाती, किंतु इसका सूच्य पात्र अधम श्रेणी का होता है। चूलिका पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहते हैं। अंकाश यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अगले अंक के प्रारंभ होने का संकेत हो तो अंकाश कहलाती है। अंकावतार जहाँ प्रथम अंक की वस्तु का विच्छेद किए बिना दूसरे अंक की वस्तु आरंभ हो वह अंकावतार होता है वहां पर। 64वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा कि कन कन किन किन नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, प्रसाद, ओज या फिर इनमें से कोई नहीं। 64वां क्वेश्चन है। माधुर्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। जो सुनने में मधुर लगे, अर्थात जहां पर कर्ण, कटु वर्ण, कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण और द्वैत वर्णों को छोड़कर संगीत के समान मधुर ध्वनि का प्रयोग हो, जिसमें लंबे समासों, लंबे अनुप्रास वाले पदों का प्रयोग ना हो, वह माधुर्य गुण होता है। इसमें श्रृंगार, करुण, शांत रस होता है। इसमें चित्त की द्वितीय अवस्था, वैदर्भी रीति, उपनागरिका वृत्ति होती है। पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो। इस काव्य में कौन सा दोष होगा? शब्द दोष, रस दोष, अर्थ दोष या कोई नहीं। 65 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, इसमें शब्द दोष होगा। शब्द दोष आपका सही आंसर है। देखिएगा उपर्युक्त पंक्ति में शब्द दोष है। वर्णों अथवा शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने से पहले दोष जान पड़े तो वह शब्द दोष होता है। शब्द दोष निम्नलिखित हैं। श्रुति कटुत्व दोष है और च्युत संस्कृति दोष है, अश्लीलत्व दोष है और क्लिष्टत्व दोष है। ये शब्द दोष माने जाते हैं। इस प्रकार आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए परचेस करना 150 रुपए में अभी आपके लिए उपलब्ध है। पीडीएफ संपर्क कर लें 93 99 55 39 66 9399 553966। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है, ये दोनों बुक हैं जिसमें आपका पूरा हिंदी साहित्य कंप्लीट कवर हो जाएगा। विस्तृत साहित्य विस्तृत मिलेगा इसमें। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ मंगवाना है तो ये 100 रुपए में है। जिनके लिए पीडीएफ या बुक जो भी चाहिए एक बार आप संपर्क अवश्य करिएगा। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज आप सभी के लिए 9:10 पर एक क्लास लाई जाती है। इसके बाद शाम को 4 बजे सभी लोग अवश्य जुड़िएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे शाम को 4 बजे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइएगा इस क्लास को।
और सभी के लिए जय हिंद।